देखिए ईथर्स में क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत कम है। इसका रीजन क्या होता है, एक तो ईथर में क्या है, कोई एक्टिव फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ईथर्स में कोई भी एसिडिक ग्रुप नहीं है, कोई भी बेसिक ग्रुप नहीं है, ओपन लोन पेयर है। तो टू सम एक्सटेंट अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड देते हैं तो वहां से H ले सकते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, बट स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है क्योंकि O क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और O के पास टेंडेंसी कम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन का। O में क्या है, टेंडेंसी कम है इलेक्ट्रॉन डोनेशन का, इसलिए ईथर्स क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। कोई भी इनके अंदर अनसैचुरेशन नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो इनका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन करना भी डिफिकल्ट होता है। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस क्या होता है, इन नॉर्मल कंडीशंस ethers give no reaction with alkalis oxidizing or reducing agent, means oxidizing agents and reducing agents। एक तो पाई बॉन्डिंग से क्या होता है, पाई बॉन्डिंग वीक बॉन्डिंग होता है। अगर पाई बॉन्ड नहीं है तो नॉर्मली कंपाउंड कम रिएक्टिव ऐसे होते हैं। आप देखेंगे एल्केन्स भी कम रिएक्टिव थे, पोलैरिटी भी कम है, एसिडिक एक्टिव हाइड्रोजन्स भी नहीं है इसके अंदर, तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ओपन लोन पेयर है, तो टू सम एक्सटेंट इन सम रिएक्शंस थ्रू ऑक्सीजन दे कैन बिहेव एज बेस, बट कह सकते हैं वीकर बेस। हाँ, दे कैन टेक हाइड्रोजन प्लस आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वो कुछ आपके रिएक्शंस रहती है यहाँ पर। तो इट इज नॉट इपॉक्साइड्स, इट इज नॉट फॉर इपॉक्साइड। इपॉक्साइड में क्या होता है, एंगल स्ट्रेन होता है, तो इपॉक्साइड रिएक्ट कर जाते हैं एसिड से भी, बेस से भी, हाइड्रोलाइज होंगे इजीली। और क्या होता है, दे कैन सो रिएक्शन इजीली विद रिड्यूसिंग एजेंट्स। बट ये नॉर्मल आपका दिया है ईथर्स के लिए, ROR या R' टाइप ईथर्स के लिए ये कॉमन पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ईथर की सबसे कॉमन या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो है रिएक्शंस विद हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्राइडिक एसिड। एक्चुअली होता क्या है ईथर के अंदर, जो कॉमन रिएक्शन आपको देखते हैं ROR', इसका हम रिएक्शन करते हैं HX से। तो यहाँ पर क्या होता है, जब रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनता है, ROH प्लस R'X। अगर हम लेंगे इस रिएक्शन के अंदर HX को लेंगे एक्सेस में, तो 2 इक्विवेलेंट कंज्यूम होता है, तो क्या बनेगा, ROH also will convert to RX plus R'X। एक्चुअली होता क्या है, ROH ही आपको कन्वर्ट हो जाता है सेकंड इक्विवेलेंट देने पर RX में। तो ये काफी कॉमन रिएक्शन है। इसमें रिएक्शन में होता क्या है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX। तो HI इज मोस्ट रिएक्टिव, ज्यादा एसिडिक होता है, I नेगेटिव क्या हुआ, बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, फिर HBr, फिर HCl। HCl में रिएक्शन काफी स्लो होता है एंड इनफैक्ट हम रिएक्शन HCl का बहुत लेते भी नहीं है। हम यहाँ पर लेंगे रिएक्शन कॉमनली HI का और HBr का। रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन कैन फॉलो SN1 और SN2 मैकेनिज्म डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ R एंड R', कि R और R' का स्ट्रक्चर कैसा है उसको देखते हुए हमारी जो रिएक्शन यहाँ पर है दैट कैन फॉलो SN1 और SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉमन रिएक्शन लेते हैं HI का या HBr का, और यहाँ पर लेते हैं किसमें रिएक्शन है, HI और HBr टेकन इन एक्वस मीडियम। अगर क्वेश्चन में लिखा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर लिखा नहीं है तो हम क्या लेंगे, इनको कंसंट्रेटेड लिखा होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इट इज एक्वस मीडियम। अगर है एनहाइड्रस तो दे विल मेंशन एनहाइड्रस, अगर एनहाइड्रस मेंशन नहीं है, अगर एनहाइड्रस मेंशन नहीं है तो हम अज्यूम करते हैं एक्वस मीडियम। इसको ध्यान रखिएगा, एक्वस, कंसंट्रेटेड HI और HBr, इसको हम अज्यूम करते हैं क्वेश्चन करने के लिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें जो रिएक्शन का नाम होता है क्लीवेज विद HX। इसमें हम कॉमन लेंगे रिएक्शन HI का और HBr का। HCl का रिएक्टिविटी बहुत कम होता है, इसको हम नहीं लेते हैं ऐसे रिएक्शंस को करने के लिए। रिएक्शन में अगर एग्जांपल लेते हैं, सपोज CH3 CH2 OCH3 का रिएक्शन किया हमने CH3I से, सॉरी HI से, तो प्रोडक्ट क्या आएगा रिएक्शन के अंदर, CH3 CH2
यहाँ पर आपका प्रोडक्ट आता है OH और यहाँ पर रहेगा CH3I। ऐसा क्यों बनता है? देखो अगर हमारा ईथर में 2 पार्ट प्राइमरी है, दोनों पार्ट प्राइमरी अल्काइल ग्रुप दिए हैं, तो होता क्या है, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप कैरी हैलोजन एटम। यहाँ पर क्या है, हैलोजन एटम कहाँ पे जा रहा है, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप कैरी हैलोजन। ये कब होता है, अगर दोनों ही प्राइमरी हैं तब। एक्चुअली होता क्या है, इसमें रिएक्शन फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म को। एक बार देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कि मैं लिख लेता हूं यहाँ पे ROR टाइप का ईथर है, इसका रिएक्शन किया हमने पहले H आयंस के प्रेजेंस में, तो ROR यहाँ पर आएगा ऑक्सोनियमाइन फॉर्मेशन, और फिर इसका जब रिएक्शन करते हैं I नेगेटिव आयन से और X नेगेटिव आयन से, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिएक्शन कैन फॉलो SN2 और SN1 मैकेनिज्म। तो प्रोडक्ट क्या आएगा इसमें, ROH प्लस R'। अब ये फॉलो करते हैं 2 टाइप के रिएक्शंस। कब होता है थोड़ा इसको देखते हैं। SN2 का मीनिंग जानते ही है। SN2 क्या होता है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कब होता है, इट अकर्स व्हेन both R and R' are primary or most of the secondary alkyl group। सब में नहीं है बट प्राइमरी और सेकेंडरी अगर होंगे तो ये आपका SN2 फॉलो करता है। सेकेंडरी में कुछ में SN2 हो सकता है, कुछ में SN1 भी हो सकता है, बट प्राइमरी में तो हमेशा केवल होता है SN2 टाइप। तब क्या होता है इस रिएक्शन में, देखिए मैकेनिज्म के हिसाब से ROR' यहां पर क्या करते हैं, हम अटैक करते हैं I नेगेटिव का। कहां पर अटैक करेंगे, स्लो स्टेप में। I का अटैक कहां पे करते हैं, I नेगेटिव अटैक्स एट लेस हिंडर्ड कार्बन एटम। अगर 2 कार्बन एटम डिफरेंट होंगे तो जिस कार्बन एटम के पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है वहां पे अटैक होगा इसमें I नेगेटिव आयन का। और फिर क्या हुआ, यहां से बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इस पहले बनता है रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, और फिर क्या हुआ, रिएक्शन पूरा होने के बाद ROH प्लस R'। आप यहां देख सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या आएगा इसमें, ROH प्लस R'। अगर आप यहाँ देखेंगे इस क्वेश्चन को, पहले वाले क्वेश्चन को, यहाँ पे ये काफी कॉमन क्वेश्चन आता है जहाँ के अंदर है कि 2 ग्रुप सेम नहीं दिए हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा रिएक्शन में, और हम लेते हैं HI को एक्सेस में तो रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनेंगे। तो ध्यान रखिए अगर दोनों प्राइमरी हैं तो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप कैरी हैलोजन एटम। इसका लॉजिक क्या होता है, यहाँ पर रिएक्शन फॉलो करेगा SN2 मैकेनिज्म, और SN2 में क्या होता है, हम कहाँ पे अटैक करते हैं I नेगेटिव का या हैलाइड आयन का, जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। तो अगर आपका 2 ग्रुप में डिफरेंट है दोनों ग्रुप, तो जो स्मॉलर ग्रुप होगा, जो भी अल्काइल ग्रुप स्मॉलर वाला है, वहां पर आपका लगेगा हैलोजन एटम, और उसके बाद आपका रिएक्शन प्रोडक्ट आएगा ये वाला। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, SN1 पर। ये कब फॉलो करता है रिएक्शन, ये फॉलो करता है एटलीस्ट एक ग्रुप टर्शियरी होना चाहिए इसमें। इफ आई सपोज R' यहां पे ले लेंगे, मतलब एटलीस्ट आइदर R और R'। लेट्स से इफ आई राइट हियर R' इज टर्शियरी, बेंजाइलिक और अलाइलिक, मींस दे आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग स्टेबल कार्बोकैटायंस। उस केस में आपका रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर सकता है। मान लो इसमें हम ये दिया है ऑक्सोनियम आयन का रिएक्शन किया हमने, स्लो स्टेप में क्या होगा, दे एलिमिनेट 1 अल्कोहल मॉलिक्यूल फ्रॉम कार्बोकैटायन, और फिर इसका रिएक्शन हुआ I नेगेटिव से या हैलाइड आयन से। यहाँ पे स्टेप होगा फास्ट, और क्या बनेगा प्रोडक्ट RI। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है रिएक्शन में RI। तो अगर आपने क्वेश्चन देखा ये वाला तो इसमें देख सकते हैं आराम से, यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर कोई सा भी अगर एक ग्रुप टर्शियरी है या बेंजाइलिक या अलाइलिक होगा, उस केस में SN1 मैकेनिज्म पॉसिबल होता है,
और इन SN1 क्या होता है कि यहाँ पर क्या बनना चाहिए, अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो जो भी R लिखा है मैंने क्या, R शुड बी एबल टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकटाइन। इस केस के अंदर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन पे। यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पर R-OH को हमने बाहर निकाला है, तो करेक्शन कर लीजिए R-OH, और ये आपका आएगा Ri। आई होप यू विल नॉट माइंड, स्मॉल मिस्टेक था कि पहले हमने R-OH निकाल दिया, फिर बनेंगे कार्बोकटाइन। इन दो में से R है, R में से वो बनेगा कार्बोकटाइन जो ज्यादा स्टेबल होता है। उसको बनाने के बाद हम रिएक्शन करते हैं I नेगेटिव से, तो आपका प्रोडक्ट आएगा इस रिएक्शन में अल्काइल आयोडाइड। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, अगर लेते हैं HI को एक्सेस में तब क्या आएगा, इथाइल अल्कोहल आल्सो विल कन्वर्ट टू इथाइल आयोडाइड। अगर हम लेंगे यहाँ पर HI को एक्सेस में, तो जितने भी दोनों ही पार्ट किस में कन्वर्ट होते हैं, अल्काइल हैलाइड के अंदर। समझ में आया। अब अगला पॉइंट आते हैं, देखिए यहाँ पर इसमें नॉर्मली क्या होता है, कंडीशंस मेंशन होने चाहिए कि कंसंट्रेटेड एक्वस या एनहाइड्रस HI, क्योंकि अगर यहाँ पे दोनों प्राइमरी है टेंशन नहीं होगा, दोनों सेकेंडरी है तो भी टेंशन कम होता है, बट अगर एक प्राइमरी एक टर्शरी है तो फिर टेंशन होता है। उस केस में अगर हमें मीडियम पता होगा तो क्वेश्चन करना हमारे लिए आसान होता है। कैसे, एक क्वेश्चन करते हैं इसके लिए भी। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक मिथाइल ग्रुप है और एक टर्शरी अल्काइल ग्रुप है। यहाँ पर एक तरफ लिखा है कंसंट्रेटेड HI और एक तरफ है एनहाइड्रस HI। एक बार आप इस क्वेश्चन को पूरा ट्राई करो अपनी तरफ से, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करते हैं। आई होप अपने सॉल्यूशन को ट्राई कर लिया होगा। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन में यहाँ पर हमेशा बच्चों को डाउट रहता है सर कि इसमें हम क्या करें। देखिए एक तो लिखा है यहाँ पर ओनली लिखा हुआ HI, मान लो यहाँ पर लिख दिया है कंसंट्रेटेड का मीनिंग होता है एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पर है, इसका मीनिंग क्या होता है, कंसंट्रेटेड एक्वस HI। अगर क्वेश्चन लिखा है ओनली HI तो आप अज्यूम कर लेते हैं कि इट इज एक्वस मीडियम, इट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड HI। अगर एनहाइड्रस है तो ये क्वेश्चन में हमेशा मेंशन होना चाहिए, एनहाइड्रस क्वेश्चन हमेशा मेंशन होना चाहिए। नहीं है मेंशन, कुछ भी लिखा ही नहीं है, लिखा है रिएक्शन में खाली HI, तो आप ये कंडीशन को ले लेते हैं क्वेश्चन करने के लिए। समझ में आ गया है, इसको ध्यान रखिए पॉइंट को है। आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, वहां पे मेंशन नहीं किया है, लिखा ओनली रिएक्शन विद HI। अब जब ओनली लिखा है HI तो हम अज्यूम करते हैं इट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ HI इन एक्वस मीडियम। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर एक्वस मीडियम, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, इसका मीनिंग क्या होता है और ये फर्क क्या पड़ता है रिएक्शन के ऊपर। इससे फर्क पड़ता है रिएक्शन के मैकेनिज्म पर। एक ग्रुप प्राइमरी है, ये फेवर करता है SN2 रिएक्शन को, एक ग्रुप टर्शियरी है जो फेवर करेगा SN1 रिएक्शन को। तो यहाँ पर जो मीडियम होगा वो हो जाएगा डिसाइडिंग फैक्टर। आपको याद होगा SN2 SN1 मैकेनिज्म में क्या था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दे विल फेवर SN1 मैकेनिज्म। वाटर अगर आपका सॉल्वेंट होगा तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन फॉलो करेगा, SN1 मैकेनिज्म। और एक था पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट विल फेवर SN2 मैकेनिज्म। यहाँ पर एनहाइड्रस कंडीशन लिखा है, सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है, खुद ईथर सॉल्वेंट होगा। अगर सॉल्वेंट खुद ईथर है इस रिएक्शन में, एनहाइड्रस HI ईथर हुआ इस केस में, तब क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर SN2 रिएक्शन फॉलो करता है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, ईथर खुद सॉल्वेंट होगा। और ईथर सॉल्वेंट कैसा होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और आप जानते हैं कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या फेवर करते हैं, SN2 मैकेनिज्म को। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किसको फेवर करते हैं, SN2 मैकेनिज्म को। तो बस यहाँ पे ये पॉइंट आपको पकड़ना है, अगर ये पॉइंट पकड़ लिया तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसमें। अब खाली क्लीवेज करना है रिएक्शन में, तो क्लीवेज कैसे करेंगे आप यहाँ पर देखिए। SN1 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, टर्शियरी कार्बोकटाइन बनेगा और वहां पर आप लगाएंगे हैलोजन एटम को, और यहाँ पर आएगा CH3OH। यहाँ पर क्या है, SN2 मैकेनिज्म, तो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप विल कैरी हैलोजन एटम, तो जो टर्शियरी ग्रुप होगा वो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो यहाँ पर कंडीशन आपका डिसाइड कर देंगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में।
मेंशन कंडीशन कुछ नहीं है तो हम लेंगे एक्वस मीडियम। ध्यान रखिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिपीट किया मैंने 4-5 बार ये पॉइंट को है। कुछ लिखा नहीं है तो हम एक्वस मीडियम लेते हैं और उस केस में आप ये प्रोडक्ट बना देंगे। ठीक है, अब आते हैं इसमें कुछ और क्वेश्चन करते हैं ऑन क्लीवेज रिएक्शन विद HI, इसी एग्जांपल के ऊपर। यहां पर हमको दिया है लेट्स से OCH3, इसका नाम होता है कॉमन नेम इज एनिसॉल मिथाइल फिनाइल ईथर। इथाइल फिनाइल ईथर का कॉमन नेम होता है फेनिटॉल। अगर हमारा सॉल्वेंट होगा फिनाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। और हम लेंगे यहाँ पे फिनाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। आपको बताना है सब रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होगा। We take in all the reactions concentrated HI। आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, राइट द प्रोडक्ट फर्स्ट योरसेल्फ देन चेक द आंसर। आप आराम से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट करेंगे, ट्राई करेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखेंगे। नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट, बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन इसमें होता क्या है, अगर कोई भी हमको दिया है फिनाइल ईथर तो हमेशा ध्यान रखिए O में क्या है, O का लोन पेयर। इफ आई जस्ट राइट दिस साइड हियर कि कोई भी आपको दिया है फिनोलिक ईथर दे रखा है तो यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस होगा इसमें O का लोन पेयर और पाई बॉन्ड और बेंजीन आर में कंजुगेशन। तो होता क्या है भाई, रेजोनेंस कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड विल हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो होता क्या है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। ध्यान रखो, कोई भी आप लेंगे फिनाइल ईथर, कोई भी लिए फिनाइल ईथर, फिनॉल is always one product in all the reactions। आपको टेंशन लेना ही नहीं है, बहुत कॉमन क्वेश्चन में ध्यान मिलता है इस टाइप का। कोई भी आपका होगा फिनाइल ईथर, फिनॉल इन ऑल द रिएक्शंस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। बाकी ही जो भी ग्रुप और होगा दैट ओनली विल फॉर्म अल्काइल हैलाइड इफ पॉसिबल। देखो बाकी केस में क्या है, इसका रीजन समझ में आया कि सब में फिनॉल क्यों होगा एक प्रोडक्ट, क्योंकि सब केस में रेजोनेंस होगा और उस रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, उससे क्या होता है CO बॉन्ड स्ट्रांग होता है और CO बॉन्ड का क्लीवेज यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए सब रिएक्शन में फिनॉल एक प्रोडक्ट रहेगा। यहाँ बनेगा आपका CH3I, यहाँ बनेगा CH3CH2I, यहाँ पे CH3I और यहाँ पर CH3I। रिएक्शन कैन फॉलो एनी मैकेनिज्म। देखो यहाँ पर दोनों प्राइमरी होंगे तो यहाँ बनेगा SN2 मैकेनिज्म, यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म, प्राइमरी में SN2 होता है, यहाँ पर दोनों हो सकते हैं SN2 प्लस SN1। एक्वस मीडियम में तो SN1 प्रेफर हुआ इस रिएक्शन के अंदर, SN1 इज प्रेफर्ड बिकॉज एक्वस मीडियम है। और यहाँ पर क्या होगा, SN1 ओनली, यहाँ पर क्या होगा SN1, टर्शरी ग्रुप होगा एक तरफ। तो एक तो ये पॉइंट हुआ, कोई भी फिनाइल ईथर मिलता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन मिला हुआ है नीट के अंदर स्पेशली और जेईई मेन के अंदर कि इस रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनाएंगे। रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म चेंज हो सकता है, SN2 और SN1 दोनों हो सकते हैं, बट फिनॉल हमेशा इन रिएक्शंस में एक प्रोडक्ट रहता है। अगर सपोज दोनों ही होते फिनाइल, मतलब दोनों लेता हूं फिनाइल PH OPH, तब क्या हुआ, रिएक्शन करने पर यहाँ पे HI से सेम कंडीशन में नो रिएक्शन। अब क्या होगा, अगर दोनों ही फिनाइल होंगे दोनों साइड रेजोनेंस पॉसिबिलिटी होगा। तो अगर हमारे पास होगा डाइफिनाइल ईथर, इसका रिएक्शन नहीं हो पाता है HI से, क्योंकि इस केस में कार्बन का और यहाँ पर O का लोन पेयर कंजुगेशन रहेंगे, कार्बन और बेंजीन रिंग, और O का लोन पेयर कैसे रहेंगे, कंजुगेशन में रहेंगे। तो उससे क्या होता है, इस बॉन्ड का क्लीव करना या ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होगा और वो रिएक्शन आगे नहीं हो पाता इसके बाद है। तो ये एक पॉइंट आपको समझ में आया एग्जांपल वाइज। इसमें कुछ और रिएक्शंस हैं ईथर्स की, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, क्लीवेज वाले रिएक्शंस हैं, यही आपके रिएक्शंस हैं जहां पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे हुए हैं एग्जाम्स के अंदर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा रिएक्शन और भी ले लेते हैं ईथर्स की। हमारा अगला रिएक्शन आएगा इसमें ईथर्स के अंदर। नेक्स्ट रिएक्शन टेकन इज
hydrolysis of ethers. They are hydrolyzed in acidic medium in presence of dilute sulfuric acid, that the ethers are hydrolyzed to give in the reaction product alcohols. यहाँ पर क्या होता है, अगर आपका ROR डैश होगा when it is hydrolyzed in presence of dilute sulfuric acid, हीट करते हैं तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, यहाँ पे ROH प्लस R डैश OH. यहाँ भी क्या होता है, प्रोडक्ट कौन सा मतलब दोनों ही OH ग्रुप ऐड होने होते हैं. तो इस रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म डिपेंड करता है कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, R या R डैश का. अगर दोनों ही प्राइमरी होंगे, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, दे विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म. अगर आपका R होगा सेकेंडरी और टर्शियरी, दे विल फेवर SN1 मैकेनिज्म. यहाँ पर क्या होता है, एक्वस मीडियम है. एक्वस मीडियम का मीनिंग क्या होता है, सॉल्वेंट पोलर है. तो यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट पोलर होने पर SN1 फॉलो करेंगे. अगर एग्जांपल आपको दिया है क्वेश्चंस, जैसे कुछ लेते हैं इस पॉइंट के लिए, इस रिएक्शन के लिए. मान लो हमको दिया है डाई इथाइल ईथर, इसका हमने किया रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस. तो इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट आएगा. अगर एक एग्जांपल ये हुआ, मैं कुछ और एग्जांपल लिखता हूं, आप अपना क्वेश्चन पेपर ट्राई कर लीजिए. इसका नाम अगर फिर से एनिसोल, अगर आपको दिया फिनाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, तो सेम कंडीशंस हैं. राइट द रिएक्शंस प्रोडक्ट्स. ठीक है, इसमें आपको 4 बिट दिया है, आप सारे बिट नोट कर लीजिए और रिएक्शन का बताइए मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा इन सब रिएक्शंस के अंदर. ओके, आई होप अपना क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा. अब आते हैं इसका सॉल्यूशन पार्ट पे. देखिए यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट बनाना बहुत इजी है, आपको सिंपल OH OH लगाना है, दो तरफ है. तो यहाँ पर क्या देगा, रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ CH3 CH2 OH. यहाँ पर क्या देगा, फिनॉल 1 मोल, और एक आपको देगा CH3I. यहाँ पर क्या होगा, SN2 फॉलो करेगा मैकेनिज्म, यहाँ पर भी SN2 फॉलो करेंगे. यहाँ पर क्या होगा, फॉलो फिनॉल, तो यहाँ पर देगा एक प्रोडक्ट प्लस आपका आएगा टर्शियरी अल्कोहल, और यहाँ पर भी फॉलो होगा, यहाँ पर फॉलो होगा SN1. प्राइमरी टर्शियरी ग्रुप है. यहाँ पर क्या है, एक तरफ सेकेंडरी एक तरफ प्राइमरी होगा, तो प्रोडक्ट आपका रिंग यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे OH, यहाँ भी OH, बट यहाँ सेकेंडरी पार्ट होगा, तो रिएक्शन विल ट्राई टू गिव प्रोडक्ट बाय SN1 मैकेनिज्म. तो यहाँ पर रिएक्शन का देगा प्रोडक्ट बाय SN1 मैकेनिज्म. आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा. तो सिंपल रिएक्शन है, कुछ करना नहीं है आपको, बस आपको कार्बन टू O बॉन्ड ब्रेक करना है. बॉन्ड ब्रेक कौन सा करना है, ध्यान रखेंगे इसमें. बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद आपको बनाना है 2 अल्कोहल. आपको बनाना है 2 अल्कोहल, भी सबका डिहाइड्रेशन का उल्टा हो जाता है ये वाला रिएक्शन. अगला है रिएक्शन विद PCl5. रिएक्शन विद PCl5, जब रिएक्शन होता है PCl5 से ईथर्स का, तो यहां पर क्या होता है, ROR डैश, दोनों ही आपके R और R डैश चेंज होंगे अल्काइल क्लोराइड्स में, प्लस द रिएक्शन है बाई प्रोडक्ट POCl3. अगला होता है रिएक्शन, मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूं उसको, ये आप नोट कर लेंगे. अगला आपका रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद O2 एंड सनलाइट. ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है.
आपका अगला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन विद O2 एंड सनलाइट। यहाँ पर क्या होता है, अगर हम ईथर को देखो, ईथर क्या होते हैं, दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट इन इंडस्ट्री एंड आल्सो लेबोरेटरी। कि नॉर्मली क्या होता है कि हमारा कोई कंपाउंड दिया है, इसको हम डिजोल्व करते हैं ईथर के अंदर, फिर इसको हीट करते हैं, तो ईथर क्या होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, इजीली इवापोरेट होते हैं, और उसके बाद जब ड्राइनेस तक हीट करने पर ईथर पूरा पूरा निकल जाएगा, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो हमारा अलग होकर सेपरेट हो जाता है। बट अगर मान लो हमारा जो ईथर दिया है उसको हमने स्टोर कर रखा है लॉन्ग टाइम से, काफी ओल्ड सैंपल है ईथर का, तो यहाँ पर क्या होता है, ईथर को अगर हम स्टोर करते हैं लॉन्ग टाइम पर, तो इस O2 के वजह से, एयर से ले लेंगे O2 और सनलाइट के प्रेजेंस में, ईथर में क्या होता है, ऑक्सीडेशन एट द अल्फा पोजीशन, कि अल्फा सी के पास ऑक्सीडेशन होगा ईथर का, और क्या बनता है, हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन होता है। और ये हाइड्रोपेरोक्साइड काफी डेंजरस होते हैं, कि अगर इसको हम हीट करते हैं, अगर एक सैंपल है ईथर का, इसमें कुछ पार्ट भी चेंज हो जाएगा हाइड्रोपेरोक्साइड में, तो हीट करने पर क्या होता है, इट एक्सप्लोड वायलेंटली एंड इट कैन कॉज एक्सीडेंट इन द लेबोरेटरी। इसलिए हम करते क्या कि ईथर को चेक करते हैं फॉर द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोपेरोक्साइड बिफोर वी यूज ईथर फॉर द डिस्टिलेशन पर्पज। ईथर को बॉइलिंग पर्पज को यूज करने के पहले हम चेक करते हैं उसमें कहीं पे हाइड्रोपेरोक्साइड तो नहीं है। चेक कैसे करते हैं, पहले रिएक्शन देखते हैं। मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है डाईइथाइल ईथर, इसका रिएक्शन किया हमने O2 के प्रेजेंस में इन सनलाइट, तो क्या बनेगा यहाँ पर, अल्फा पोजीशन पर किसी भी एक साइड में CH3CHO ये बनेगा हाइड्रोपेरोक्साइड, ये होता है इसका हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाएगा इस रिएक्शन में। और फिर क्या होता है, इस हाइड्रोपेरोक्साइड को अगर हम हीट करते हैं, शॉक करेंगे, हीट पे क्या होता है, ये वायलेंटली एक्सप्लोड हो सकता है, हो जाता है एक्सप्लोड है। इसलिए हम ईथर को चेक करते हैं कि कहीं इसमें ये तो कंपाउंड नहीं है। इसको चेक कैसे करते हैं, अगर हमारे पास सैंपल दिया है ईथर का, उसमें हम ऐड करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, वी टेक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो होता क्या है इसमें, जो फेरस आयंस होंगे दे ऑक्सीडाइज टू फेरिक आयंस, this hydroperoxide or this kind of hydroperoxide of ethers, ये क्या होते हैं, they will act as oxidizing agent, क्या होंगे, they will act as oxidizing agent, और क्या करते हैं, जो आयरन +2 आयंस होंगे उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे फेरिक आयंस में। फिर हम इसमें ऐड करते हैं पोटेशियम थायोसाइनाइड, तब क्या होगा इसमें, they form blood red solution of ferric thiocyanate, यहाँ पे सॉल्यूशन देगा ब्लड रेड सॉल्यूशन या पीपीटी आपको देगा इसमें। ऑफ फेरिक थायोसाइनाइड, तो अगर हमारा इसको चेक होता है, ये होता है टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या करते हैं, एक सैंपल है ईथर का जो ओल्ड स्टोर किया गया है, उसमें हमको चेक करना है कि कहीं इसमें हाइड्रोपेरोक्साइड तो नहीं है, क्योंकि अगर ये होंगे तो क्या होता है, ईथर को हमने डायरेक्ट डाल दिया किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसको बॉईल किया तो इट कैन एक्सप्लोड। उसको चेक करते हैं इस रिएक्शन से, क्या करते हैं, एक सैंपल में हम ऐड करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, तो इसका ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस हो जाएगा ईथर में, प्लस फेरस आयन ऑक्सीडाइज टू फेरिक आयंस। उसके बाद क्या होता है, फेरिक आयंस का रिएक्शन होगा, हम इसमें ऐड करते हैं बाद में पोटेशियम और अमोनियम थायोसाइनाइड, उनसे क्या बनता है, फेरिक थायोसाइनाइड बनता है, जिसमें क्या आता है, सॉल्यूशन में ब्लड रेड पीपीटी या सॉल्यूशन में कलर आएगा ब्लड रेड कलर सॉल्यूशन। तो ये एक टेस्ट होता है इसके प्रेजेंस के लिए। अब आते हैं इसको रिड्यूस कैसे करना है, इसका हम रिडक्शन कर सकते हैं, सैंपल ऑफ जो हाइड्रोपेरोक्साइड होगा उसमें रिडक्शन कर सकते हैं बाय एडिशन ऑफ फेरस सल्फेट और बाय एडिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ KI। ये दोनों कंपाउंड क्या होंगे, दे कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और क्या आपको बना देंगे रिएक्शन में वापस ईथर बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, थोड़ा ध्यान रखना इसका। जब हम रिएक्शन करते हैं ईथर का, उसमें हम चेक करते हैं फॉर द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, हाइड्रोपेरोक्साइड्स, कैसे करते हैं एक वो, और फिर इसका रिडक्शन। तो ये हमारी कुछ कॉमन रिएक्शन थी ओपन चेन ईथर्स की। अब आते हैं कुछ रिएक्शन देखते हैं एरोमेटिक ईथर्स की रिएक्शंस। देखो एरोमेटिक ईथर में क्या होता है कि बेंजीन रिंग के अंदर जब रिएक्शन कराते हैं तो ओवर कैसा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है रेजोनेंस की वजह से,
एक्टिवेटिंग पावर इज डोमिनेटिंग ओवर नेगेटिव आई इफेक्ट। और क्या होता है, अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। एक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इन नेचर, तो उनके प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर। कैसे करता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, देखते हैं इसको एक बार। नाउ वी सी सम रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक ईथर्स। इन दिस रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक ईथर्स एक कॉमन रिएक्शन लिखा है मैंने एनिसोल के, कुछ रिएक्शन लिखे हुए यहाँ पर है, इसका नाम है कंपाउंड का एनिसोल। इसके रिएक्शंस हैं, देखो होता क्या है, एनिसोल के अंदर या कोई भी साइक्लिक एरोमेटिक ईथर होगा, उसमें क्या होता है कि मान लो यहाँ पर हमारा ये ईथर है, यहाँ पे ओआर ग्रुप है, ओ पर लोन पेयर है, और साथ में क्या होता है बेंजीन में कंजुगेशन रहेगा इस ऑक्सीजन के लोन पेयर का। तो होता है क्या है भाई, कंजुगेशन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस कैन हैव फुल लोन पेयर और माइनस चार्ज, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस बिकम इलेक्ट्रॉन रिच। फिर से हुआ रेजोनेंस, if further resonance take place you get the starting structure back। देखिए इसका रीजन की हमारे पास प्रोडक्ट ऑर्थोपैरा क्यों बनते हैं, उसका रीजन है इसका रिएक्शन के अंदर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट और क्लाउड। तो होता क्या है, रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशंस, ये ऑर्थो पोजीशन दिया है, ये पैरा पोजीशन है, फिर से ऑर्थो दिया है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस है फुल लोन पेयर एंड माइनस चार्ज। तो होता क्या है, इसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां पे करेंगे, ये जो कॉमन रिएक्शंस यहां पर है एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन कैसी है, सब रिएक्शंस यहां पे एग्जांपल दिया है ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड, यू कैन राइट दिस वे SEAR रिएक्शंस। अगर हमारे पास दिया एरोमेटिक ईथर्स, वहां पर कॉमन रिएक्शंस शो होती है एज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफाइल्स आपको रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन एटम का बेंजीन रिंग के अंदर, कहां से रिप्लेस करते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से। क्यों करते हैं ऑर्थो पैरा पोजीशन से, उसका रीजन है इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाता है ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर, इस रेजोनेंस की वजह से, इसलिए। और फिर होता क्या है कि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा ऑक्सीजन का और अल्काइल ग्रुप का, तो सब रिएक्शन में क्या बन रहा है हमारे पास, देखिए सब रिएक्शन में बन रहे हैं पैरा प्रोडक्ट एज द रिएक्शंस मेजर प्रोडक्ट। सब में क्या बन रहा है, पैरा प्रोडक्ट एज द रिएक्शंस मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए ब्रोमिनेशन रिएक्शन है, यहाँ पर हम ब्रोमिनेशन करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट होगा तो भी पैरा मेजर प्रोडक्ट है। यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट इज मोर देन 90%। अगर यहाँ पे ये नाइट्रेशन रिएक्शन है, आप नाम तो जानते हैं, इसका नाम क्या है रिएक्शन का, नाइट्रेशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, इट इज फ्रीडल-काट्स एल्काइलेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सा होगा, फ्रीडल-काट्स एसाइलेशन रिएक्शन। और यहाँ पर क्या है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहां पे सब में हो रहा है, सब रिएक्शंस के अंदर। यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट। क्यों, एक तो ऑक्सीजन एटम है और एक अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल में स्मॉलेस्ट होगा तो भी मिथाइल ग्रुप होगा। तो होता क्या है कि अटैक जब कराना हमको होगा ऑर्थो पोजीशन पर, तो क्या होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। और क्या होगा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से पैरा प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन ऑल दिस रिएक्शंस। तो ये हमारा यहाँ तक सिंपल रिएक्शन ऑफ ईथर्स एंड एलिफेटिक खत्म होता है। अब कुछ रिएक्शन देखते हैं हम इपॉक्साइड का रिएक्शंस। नाउ वी टेक सम रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड्स। देखो इपॉक्साइड में एक तो कैसे बनते हैं, कैसे इपॉक्साइड है, अगर हमारे पास एल्कीन दिया है, लेट अस से CH प्रोपीन ले लिया हमने, इसका रिएक्शन किया प्रोपीन का पर एसिड्स लाइक RCO3H टाइप कंपाउंड्स। यहाँ पर एक कॉमन लेते हैं MCPBA,
ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, MCPBA। यहाँ पर क्या बनेगा आपका रिएक्शन में, इपॉक्साइड फॉर्मेशन। व्हाट इज MCPBA स्टैंड फॉर, इसका स्ट्रक्चर है कंपाउंड का COOH Cl, ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ MCPBA। अगर आप नाम देखेंगे यहाँ पे नाम में सब कुछ लिखा है, इसका नाम क्या है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड इस कंपाउंड का नाम है। अब ये रिएक्शन क्या होता है, अगर हम रिएक्शन करते हैं एल्कीन का इस पर एसिड से तो क्या बनता है, इपॉक्साइड फॉर्मेशन। क्या बनेगा रिएक्शन में, इपॉक्साइड फॉर्मेशन। और यू कैन टेक आल्सो अदर पर एसिड्स। पर एसिड का मीनिंग क्या होता है कि इनके अंदर एक होता है पेरोक्साइड बॉन्ड, और इसलिए ये अटैक कर सकते हैं एल्कीन पर इजीली, और वहां बनता है आपका इपॉक्सी बॉन्ड बनता है, या यहाँ बनता है इपॉक्सी कंपाउंड फॉर्मेशन। अब एक तो एग्जांपल ये हुआ, इसमें एसिड बन सकता है। अगर हम और देखते हैं रिएक्शन, लाइक अगर हमने इसका रिएक्शन किया एल्कीन का क्लोरीन प्लस वाटर, तो रिएक्शन क्या होता है, हेलो हाइड्रोजन फॉर्मेशन रिएक्शन। आपने इसका ऑलरेडी लिखा है मैकेनिज्म। यहाँ पर होता क्या है नेट रिएक्शन में, Cl कम एज पॉजिटिव पार्ट, OH कम एज नेगेटिव पार्ट, एडिशन हुआ पॉजिटिव पार्ट का और नेगेटिव पार्ट का अकॉर्डिंग टू रूल कॉल्ड एज मार्कोनिकोव रूल। कैसे हुआ एडिशन, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। वहां पर पॉजिटिव पार्ट है Cl, जाएगा उस C के पास जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, और नेगेटिव पार्ट जाएगा उस कार्बन के पास जहां पर पॉसिबिलिटी है क्या, टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं आइदर विद NaOH और सोडियम मेटल, तो क्या बनेगा, पहले यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर O नेगेटिव आयंस में, और फिर क्या होगा, एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल, और रिएक्शन आपको जाएगा एक तरह से इंटरमोलिकुलर SNI टाइप रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम NGP बोल सकते हैं। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, और क्या बनेगा यहाँ पर आपका इपॉक्साइड फॉर्मेशन। तो ये कॉमन रिएक्शंस है। एल्कीन का अगर हम रिएक्शन करते हैं पर एसिड से तो बनता है इपॉक्साइड, या हम पहले बनाते हैं हेलो हाइड्रोजन फॉर्मेशन करते हैं, फिर इसका रिएक्शन करते हैं NaOH के प्रेजेंस में, तब क्या होता है OH नेगेटिव आयन ऐसे H ले सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, अल्कोहल का रिएक्शन नहीं होता है NaOH से, बट इस Cl की वजह से इसका नेगेटिव आई इफेक्ट है, इस हाइड्रोजन को कुछ एसिडिक इस H का एसिडिक कैरेक्टर कुछ बढ़ा देता है, इसलिए यहाँ से H जा सकते हैं। सोडियम में तो रिएक्शन रैपिड हो जाएगा यहाँ पर, और आपको बन जाएगा इस टाइप का प्रोडक्ट बनता है इपॉक्साइड फॉर्मेशन। यहाँ पर इपॉक्साइड फॉर्मेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे रिएक्शंस यहाँ पर हैं इपॉक्साइड क्लीवेज रिएक्शंस। थोड़ा वो देखते हैं कि अगर हम देखते हैं इपॉक्साइड क्लीवेज रिएक्शन, मान लो ये हमारे पास दिया है इपॉक्साइड अनसिमेट्रिकल, एक तो सिमेट्रिकल है वहां टेंशन कुछ भी नहीं है, बट अगर हमारा इपॉक्साइड अनसिमेट्रिकल है, इसका हमने रिएक्शन किया, पहले हमने इसका रिएक्शन किया एसिडिक मीडियम में, और इसका रिएक्शन किया हमने बेसिक मीडियम में, तो दोनों में प्रोडक्ट क्या आएंगे। अगर हमने इसको और डिस्टिंग्विश करते हैं बाय टेकिंग O18, अगर दोनों ही मान लो नॉर्मल O होगा तो आपको तो एक लगाना है OH और एक लगाना है OH, कहीं लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यहाँ पर क्या होता है, दोनों ही केस में रिएक्शन फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म। प्रोडक्ट आएगा इस रिएक्शन के अंदर CH3 CH CH2, यहाँ भी OH यहाँ भी OH। सेकेंड रिएक्शन में सेम टाइप का प्रोडक्ट OH OH। हमारा टेंशन ये है कि O कौन सा नॉर्मल होगा, कौन सा O18 होगा। O18 क्या होता है, ऑक्सीजन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। जब भी हमको रिएक्शन का मैकेनिज्म कंफर्म करना होता है तब हम यूज करते हैं O18 C14 N15 इस रेडियो एक्टिव आइसोटोप, कि कौन सा एटम कहाँ पे जाएगा, किस प्रोडक्ट में जाएगा, उसको चेक करने के लिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा O नॉर्मल है, कौन सा O18 है। देखिए यहाँ पर होता क्या है, अगर हम लेते हैं एसिडिक मीडियम तो ये वाला हो जाएगा हमारा O18 ऑन आउटर पोजीशन। अगर हमारा बेसिक मीडियम है तो ये होगा हमारा O18। ऐसा क्यों होता है,
इसका लॉजिक मिलता है रिएक्शन के मैकेनिज्म से। तो हम देखते हैं पहले यहाँ पर एसिड और बेस कैटालाइज मैकेनिज्म है, इसका नाम होता है रिएक्शन का इपॉक्साइड क्लीवेज। इपॉक्साइड क्लीवेज रिएक्शन। यहाँ पे पहले देखते हैं एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म। एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म कि अगर हमारा एसिड होगा कैटलिस्ट इस रिएक्शन में, ये O18 है, तो पहले क्या हुआ, एसिडिक मीडियम से O यहां से H+ लेगा एसिडिक मीडियम से, और क्या बनेगा यहां पर आपका ऑक्सोनियम आयन। ये O18 था, यहां पर आएगा प्लस चार्ज। फिर क्या होता है, अटैक हुआ वाटर मॉलिक्यूल का स्लो स्टेप में। तो रिएक्शन आप बोल सकते हैं कि SN2 फॉलो करता है स्लो स्टेप में, दो रिएक्टेंट है। अटैक कहां पे करता है ये वाला, इस C के पास, क्योंकि जब रिएक्शन होगा यहां पर तो क्या बनता है, रिएक्शन विल फॉर्म ए ट्रांजिशन स्टेट। ये बनेगा इस रिएक्शन का ट्रांजिशन स्टेट। जब रिएक्शन पूरा हो जाएगा उसके बाद HN का लॉस करने पर क्या बनता है, CH3 CHOH CH2OH, ये आएगा O18। देखो यहाँ होता क्या है, एसिडिक मीडियम के अंदर आप समझ लीजिए, लिखना बाद में इसको। यहाँ पर होता क्या है, एसिडिक मीडियम के अंदर पहले O ने H+ लिया, अब यहाँ पर दो अटैक पॉसिबल थे। एक अटैक पॉसिबल था इस C के पास और एक अटैक पॉसिबल है इस C के पास। जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, O पर प्लस चार्ज है, तो कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग फास्ट होता है। बॉन्ड ब्रेकिंग एक्सीड्स बॉन्ड मेकिंग, क्योंकि O पर प्लस चार्ज है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और वाटर क्या है, पुअर न्यूक्लियोफाइल। वाटर क्या है, पुअर न्यूक्लियोफाइल। तो होता क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग ज्यादा होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कम होता है, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन का लॉस ज्यादा होगा और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन गेन कम होगा, क्योंकि ये कैसा है, पुअर न्यूक्लियोफाइल है, और ये कैसा है, प्लस चार्ज है ऊपर, तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो इलेक्ट्रॉन लेगा ज्यादा, इसको इलेक्ट्रॉन मिलते कम है कार्बन को, तो होता क्या है, कार्बन पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो इन द ट्रांजिशन स्टेट कार्बन हैव नेट डेल्टा प्लस चार्ज। तो हमको देखना क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। हमें देखना है फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट। तो इस केस में इसका ज्यादा स्टेबल होने के लिए क्या होता है, अटैक कहां करेंगे, वाटर का ध्यान रखिए। अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल बी ऑन द कार्बन एबल टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। कहां पे होगा, अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और द न्यूक्लियोफाइल, अगर एसिडिक मीडियम है तो ऑन दैट कार्बन व्हिच कैन फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, क्योंकि इस C के पास इलेक्ट्रॉन का गेन कम हो रहा है और लॉस ज्यादा होगा, तो C पर भी डेल्टा प्लस आएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप क्या करते हैं, इसका स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं ट्रांजिशन स्टेट का, इसलिए ऐसे रिएक्शन होता है। और फिर जब रिएक्शन पूरा हो जाएगा तो ये O18 देख सकते हैं, यहाँ चला गया, ये डेल्टा प्लस था, डेल्टा प्लस चार्ज है। ये हुआ हमारा SN2 मैकेनिज्म। क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्लो स्टेप में दो रिएक्टेंट है, एक वाटर मॉलिक्यूल और एक हमारा ऑक्सोनियम आयन है, इसलिए। अगर हम देखते हैं रिएक्शन यहाँ पर बेस कैटालाइज मैकेनिज्म के अंदर, बेस कैटालाइज मैकेनिज्म तब क्या होता है, OH नेगेटिव अटैक करेगा इस न्यूक्लियोफाइल स्लो स्टेप में। कहां पर अटैक करेंगे, जहां पे हिंड्रेंस कम होती है। इसका रीजन डिफरेंट है। देखो यहां पर क्या होता है, व्हेन वी गेट द रिएक्शन इंटरमीडिएट आप आएगा CH CH2 OH आ जाएगा, और यहां पर O नेगेटिव चार्ज है O18 वाले पे। देखो होता क्या यहां पर है, OH नेगेटिव कैसा है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर क्या था, वाटर पुअर न्यूक्लियोफाइल था,
लीविंग ग्रुप क्या है, O न्यूट्रल था, सब क्या हुआ, O नेगेटिव आयन लीविंग ग्रुप है, O नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है और O नेगेटिव लीविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक टर्म आता है बॉन्ड ब्रेकिंग इक्वल्स बॉन्ड मेकिंग। और अगर ऐसा होगा तो क्या होता है, OH नेगेटिव आयन अटैक्स एट कार्बन हैविंग लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ये हमारा फीचर होता है SN2 रिएक्शन का कि हमें कहां पे अटैक करना है न्यूक्लियोफाइल का, उस कार्बन के पास जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है वहां पे अटैक करेंगे हम इस केस में। तो दो कार्बन है, एक प्राइमरी कार्बन है, एक सेकेंडरी कार्बन है, इस C के पास स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, इस C के पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, तो अटैक कहां पे करेंगे, उस C के पास जहां पे हिंड्रेंस कम है। इसमें की पॉइंट क्या है, उस C के पास जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी वहां पे अटैक करना है हमको न्यूक्लियोफाइल का। तो बेसिक मीडियम हो या न्यूट्रल मीडियम हो, हमको ये पॉइंट फॉलो करना पड़ता है। फिर आगे स्टेप में क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल से O नेगेटिव यहाँ पर है, H प्लस ले लेंगे और क्या आपको देगा प्रोडक्ट यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पर O आ गया OH O18 और यहाँ पे O हुआ नॉर्मल। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन इस रिएक्शन का। दोनों ही केस में रिएक्शन फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि दोनों ही केस में दो स्टेप में दो रिएक्टेंट हैं, एक न्यूक्लियोफाइल एक इपॉक्साइड। यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल एक ऑक्सोनियमाइन इपॉक्साइड का, तो ये दोनों ही केस में यहाँ पर रिएक्शन फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इस पे हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें कि थोड़ा सा कंबाइंड एप्लीकेशन ले लेंगे इस रिएक्शन का। देखिए इसमें एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है CH3 CH3 CH2O। आपको ये इपॉक्साइड दिया, इसका रिएक्शन किया हमने CH3OH एसिडिक मीडियम, CH3ONA CH3OH CH3MgBr ईथर, फिर इलेक्ट्रॉन एसिडिफिकेशन। एक रिएक्शन करना है पहले LiArH4 ईथर इलेक्ट्रॉन एसिडिफिकेशन यूजिंग D plus D2O। Write in the reaction all the products of the reactions। आप आराम से क्वेश्चन नोट कर लीजिए। CH3C CH2O CH3, इसका रिएक्शन पहले स्टेप में है CH3OH एसिडिक मीडियम, CH3ONA CH3OH, यहाँ पे CH3MgBr ईथर के प्रेजेंस में, उसके बाद NH4Cl लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर के प्रेजेंस में, उसके बाद D plus and D2O। तो आप आराम से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, राइट ऑल द प्रोडक्ट एंड देन चेक योर आंसर्स। नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट। देखो पहले केस में क्या है, SN यहाँ पर क्या है एसिडिक मीडियम होता है, तो पहले OH लेगा, फिर अटैक कहाँ पे करेंगे CH2OH का उस C के पास which can form more stable कार्बोकेटाइन। तो टर्शियरी C पर आएगा हमारे पास OCH3 ग्रुप, और यहाँ पर तो CH3 रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा CH2 O नेगेटिव आएगा पहले, सॉरी OH ग्रुप आएगा। तो इस केस में सोर्स क्या है, इस H प्लस का सोर्स होगा, और यहां से आपको मिलेगा OCH3 ग्रुप का सोर्स क्या है, इसमें ये वाला अल्कोहल। अल्कोहल से आपको मिलेगा इस रिएक्शन में OCH3 ग्रुप। यहां पर क्या है बेसिक मीडियम है CH3ONA CH3OH। बेसिक मीडियम में क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, कहां पर अटैक कराएंगे, उस C के पास जब हिंड्रेंस कम होती है तो इसका अटैक कराएंगे हम, जहां पे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। फिर यहां से बॉन्ड ब्रेक कराएंगे और बाद में O नेगेटिव यहां से H प्लस लेगा, तो यहां पर प्रोडक्ट क्या आएगा रिएक्शन के अंदर CH3C CH3 सेम रहेगा। यहां पे CH2 पे अटैक होगा OCH3 का, O नेगेटिव आएगा, फिर यहां से H लेके आएगा OH ग्रुप। आई होप ये एग्जांपल क्लियर हुआ। यहां पर कंपाउंड है ग्रिनार्ड रिएजेंट
ईथर वी कांट टेक एसिडिक मीडियम फर्स्ट, तो ये कहां पे हिंड्रेंस जहां पे कम है वही अटैक कराएंगे इसका भी न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में। और फिर एसिडिफिकेशन के लिए हमारा सोर्स है NH4Cl, तो CH3 O नेगेटिव आएगा, बाद में H बन जाएगा, CH2 था, CH3 एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड हो गया, CH3 ऑलरेडी यहाँ पर था, तो ये आएगा इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या है, यहाँ से मिलेगा H नेगेटिव आयन, अटैक कराएंगे C के पास, यहाँ से H आ गया, और बाद में क्या होता है O नेगेटिव H तो है नहीं D प्लस D ले लेंगे यहाँ से। अगर मैं लिखता पहले LiAlD4 तब क्या बनता है इस केस में D यहाँ पर, और उसको यहाँ भी OD आता, यहाँ भी बनता OD। अगर मान लो मैं सेम क्वेश्चन लिखता है यहाँ पर कि सपोज इसका हमने रिएक्शन कर दिया LiAlD4 से, और बाद में दे दिया हमने इसको D प्लस आयंस, तब प्रोडक्ट क्या आएगा इस रिएक्शन के अंदर C CH2 CH3, ये तो हमारा था ओरिजिनल कंपाउंड का। यहाँ पे आपको जाएगा O नेगेटिव पे आएगा D प्लस, और यहाँ पर आपका जाएगा D। ये हमारा हुआ रिएक्शन इस केस में ईथर के लिए। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक खत्म होता है ईथर्स। अब हम शुरू करेंगे इस टॉपिक का चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट फिनॉल्स।